हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ विश्वा केमिस्ट्री। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आज के लिए अपने पास डिस्कशन के लिए कंटेंट है दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी मतलब, अनसर्टेनिटी ये वर्ड कब यूज होता है? जब आप श्योर नहीं होते हैं, फ्लक्चुएशन होता है रिगार्डिंग द रीडिंग। ओके, देखो आराम से समझो। केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जो डील करता है विद द प्रैक्टिकल एज वेल एज थेरोटिकल वैल्यूज। मतलब यहाँ पर कैलकुलेशंस आएंगे, वैल्यूज आएगी, तो वैल्यू आई तो उसके अंदर आएगा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा रिजल्ट के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अनसर्टेनिटी ये वर्ड कब यूज होता है? जब आप किसी रिजल्ट में थोड़ा सा आपको डाउट है, सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टन हो, नॉट श्योर, तब ये वर्ड यूज होता है। अब इस पॉइंट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री में अलग अलग टर्म यूज होते हैं। वो टर्म आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज नथिंग बट साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, और उसके बाद इसको ऐड करके हम और एक पॉइंट देखने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो चलो शुरू करते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म के साथ। पहली टर्म है प्रिसीजन। किसको बोलते हैं प्रिसीजन? प्रिसीजन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ रिजल्ट। क्या क्या? रिपीटेशन ऑफ रिजल्ट, वही रिजल्ट वापस वापस आ रहा है, तो दैट्स ओनली द प्रिसीजन। ओके, अनदर वन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो रिजल्ट भले ही करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, बट वापस वापस सेम रिजल्ट आप ला रहे हो, मतलब यू हैव हाई प्रिसीजन। प्रिसीजन अच्छा है। और एक वर्ड है इसमें, इसी टर्म में, दैट इज नथिंग बट द एक्यूरेसी। ओके, नाम से ही पता चल रहा है, एक्यूरेसी का मतलब होगा विच इज क्लोज टू रिजल्ट। क्लोज टू रिजल्ट, रिजल्ट के नजदीक आ रहे हो आप, करेक्टनेस आपके पास। ओके, क्या है? करेक्टनेस। आराम से समझिए, हम इन दोनों टर्म को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझ लीजिए, तीन स्टूडेंट है, ए, बी और सी, और न्यूट्रलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड रिएक्ट होता है किसके साथ? बेस के साथ। बात को समझिए, एसिड रिएक्ट हो रहा है बेस के साथ, उसमें हम क्या करते हैं? किसी एक सॉल्यूशन को पिपेट आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिड को हम पिपेट आउट करते हैं, उसके अंदर इंडिकेटर डालेंगे और ब्यूरेट में बेस भरेंगे। ओके, फिर दोनों का रिएक्शन करते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अब इमेजिन करिए, सेम स्टूडेंट सेम एक्सपेरिमेंट 3 बार कर रहा है। ओके, मतलब ब्यूरेट का वॉल्यूम मेजर कर रहा है। इमेजिन करो, हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं R1, R2, R3, मतलब 3 रीडिंग ले रहा है। और समझ लीजिए मेरे पास स्टूडेंट है, कौन सा? ए। ओके, अब देखिए, इमेजिन करते, हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि करेक्ट ब्यूरेट रीडिंग जो है ना, वो 10 ml है। कितनी है? 10 ml। ये हमें मालूम है। अब हम इस हिसाब से डिसाइड करने वाले हैं, इन ए, बी और सी, इन 3 स्टूडेंट में से किसके पास प्रिसीजन है, किसके पास एक्यूरेसी है। आराम से समझिए। समझो ए ने पहला रीडिंग लिया, वो रीडिंग आया 9.6। ओके, दूसरा रीडिंग लिया, वो रीडिंग आया 9.6, और तीसरा रीडिंग लिया, वो भी आ गया कितना? 9.6। अब इसका अगर आप एवरेज रीडिंग लेते हो, तो इन तीनों का अगर आप एवरेज लेंगे तो ऑब्वियसली वो आ जाएगा कितना? 9.6। बात को समझिए। अब आंसर आना चाहिए था 10 ml, आया कितना? 9.6। मतलब इस ये स्टूडेंट के पास रिजल्ट का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब प्रिसीजन है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। आराम से समझिए। आप समझो 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट का पहला रीडिंग आया 9.5, दूसरा रीडिंग आया 10.5, और तीसरा रीडिंग आया 10। ये ब्यूरेट रीडिंग है। आराम से समझिए।
अगर तीनों का एवरेज लिया, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, वो वैल्यू आ जाएगा 10। अब देखो, इसका करेक्ट तो वैल्यू आ गया, बट बात को समझिए, ये जो वैल्यू है इनमें वेरिएशन है। मतलब पहला 9.5 है, दूसरा 10.5 है, तीसरा 10 है। मतलब इसके पास एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। ओके, अब सी के पास क्या है, पहला रीडिंग 10 है, दूसरा रीडिंग 10 है, तीसरा रीडिंग में 10 है, तो ऑब्वियसली एवरेज भी 10 आ जाएगा। मतलब सी स्टूडेंट के पास एक्यूरेसी भी है, क्लोजनेस आ गया रिजल्ट में, एंड रिपीटेशन भी है, मतलब प्रिसीजन भी है। समझ रहे हो? ए के पास प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, बी के पास एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन नहीं है, और सी के पास एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। समझ रहे हो? तो ये दो वर्ड यूज होते हैं कॉमनली। एकदम सिंपल कंसेप्ट अपने एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट को इलाबोरेट किया है। ओके, तो ये दोनों टर्म अपने केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगला कंसेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? द मीनिंगफुल डिजिट, the meaningful digits in given number, दिए हुए नंबर में कितने वैल्यूबल डिजिट्स है, मीनिंगफुल डिजिट्स है, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, आराम से समझिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब वैल्यूबल मीनिंगफुल डिजिट्स इन द गिवन नंबर। अब नंबर कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, उसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। मतलब इस 10 डिजिट का कॉम्बिनेशन। ओके, मतलब कोई भी नंबर। लेकिन पॉइंट क्या है, उन 10 डिजिट्स में से कौन से डिजिट्स या गिवन नंबर का कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है, मीनिंगफुल है, और कौन सा मीनिंगलेस है, ये हमें समझना है। ओके, लेकिन कंसेप्ट समझो। मैं ये बता रहा हूं, कोई भी नंबर अगर हमने लिया तो उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स है। कितने? 0 से लेकर 9 तक। मैं रूल समझा रहा हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सिग्निफिकेंट है और कौन सिग्निफिकेंट नहीं है। एकदम आराम से कंसेप्ट समझिए। ओके, अभी एनसीईआरटी में तो थोड़ा सा लार्जर वन डिस्कशन दिया है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं इसे सिंपल करने की कोशिश करता हूं। आराम से समझो। किसी भी नंबर में इसका मतलब दो टाइप के डिजिट्स है। एक है नॉन जीरो डिजिट्स। कौन से डिजिट्स? नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब फ्रॉम 1 to 9। नॉन जीरो मतलब कौन? फ्रॉम 1 to 9। और दूसरा डिजिट से कौन सा बच्चों? 0। ओके, अब ये तो एक ही है। याद रखो, नॉन जीरो डिजिट्स कहां पर भी आया तो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। कैसा होता है? सिग्निफिकेंट होता है। नॉन जीरो 1 से 9 तक कहां पर भी आया तो सिग्निफिकेंट है। मतलब इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि 0 कब सिग्निफिकेंट है और कब सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब जिस नंबर के तरफ हम जनरली ध्यान नहीं देते, 0 के तरफ, उस 0 को हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे कंसेप्ट है देखो एवरीबॉडी। अब इस 0 को फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं 3 क्लास में डिवाइड कर दे रहा हूं। पहला 0 है किसी भी नंबर में इनिशियली आने वाला 0। ओके, इनिशियल मतलब बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आने वाला 0। याद रखो, इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। कौन? कैसा? नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। कौन सा 0? इनिशियल 0। दूसरा टाइप में बता रहा हूं 0 का, दैट इज ट्रैप 0। ट्रैप 0 मतलब क्या? दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई 0 आ रहा है, दो नॉन जीरो के बीच में, जैसे मैंने लिखा 101, तो ये ट्रैप 0 है। ओके,
दो नॉन जीरो के बीच में आ गया तो ट्रैप जीरो। ट्रैप जीरो इज ऑलवेज कैसा बेटे, सिग्निफिकेंट। क्या क्या बताया, इनिशियल जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, ट्रैप जीरो सिग्निफिकेंट। अब बचा कौन सा जीरो, तो अब बचा है टर्मिनल जीरो, एंड में आने वाला जीरो। अब इसका भी समझिए कंसेप्ट, अगर कोई जीरो टर्मिनल में आ रहा है, ओके, और उसके अंदर डेसिमल पॉइंट है, क्या है, डेसिमल पॉइंट, बात को समझो, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है, सिग्निफिकेंट। और किसी 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 नंबर में, मतलब टर्मिनल जीरो तो आ रहा है लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब हम यहां पर बोलेंगे वो टर्मिनल जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट है, उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। ओके, एंड अगर ऐसा हुआ उसमें अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। कैसा है, नॉन सिग्निफिकेंट। क्या क्या बताया देखो, नॉन जीरो के बारे में कुछ भी हार्डर पार्ट नहीं है। नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, किसी भी नंबर में आए ये सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, लेकिन जीरो के बारे में हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। अगर इनिशियल जीरो है, इनिशियल मतलब मैंने क्या बताया, नॉन जीरो के पहले आने वाला, वो कैसा है, नॉन सिग्निफिकेंट। ट्रैप जीरो है मतलब दो नॉन जीरो के बीच में आने वाला, वो कैसा है, सिग्निफिकेंट। टर्मिनल जीरो मतलब एंड में आने वाला, नॉन जीरो के बाद में आने वाला जो जीरो है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल जीरो। बात को समझो, टर्मिनल जीरो में डेसिमल पॉइंट आया तो सिग्निफिकेंट है, एंड टर्मिनल जीरो में डेसिमल पॉइंट नहीं आया मतलब वो विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। फिनिश कंसेप्ट। ओके, आराम से। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के पहले एक छोटा सा और एक रूल आप याद रखिए, मैं इसे बाद में और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। जब भी आप क्वांटिटी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसके अंदर, जब आप क्वांटिटी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, क्वांटिटी। कंसेप्ट को सिंपल कर दिया मैंने कि अगर नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा, सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो, जीरो है लेकिन इनिशियल है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ट्रैप है, सिग्निफिकेंट है। टर्मिनल है, डेसिमल है, सिग्निफिकेंट है। टर्मिनल है, डेसिमल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। टर्मिनल वाले में याद रखने का है तो है, नहीं है तो नहीं है। डेसिमल है, सिग्निफिकेंट है, डेसिमल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, टर्मिनल वाले में सिर्फ। और मैंने क्या बताया, जब भी आप किसी मैटर की क्वांटिटी बताए, क्या बताया, क्वांटिटी, तो समझ जाना उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। दैट्स वन इज द कंसेप्ट। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल के लिए मैंने समझो पहला एग्जाम्पल लिया कि मैं सिग्निफिकेंट फिगर बताना चाहता हूँ किसी नंबर के अंदर। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1 2 3 4। क्या नंबर लिया, 1 2 3 4। अब देखो 4 डिजिट का नंबर है, चारों के चारों नॉन जीरो है। रूल में क्या बताया कि नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके अंदर, 4। बात को समझो, नॉन जीरो डिजिट कहां पर भी आया तो सिग्निफिकेंट है। आराम से मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसा भी लिखता 12.34 डेसिमल पॉइंट देता तो भी 4 ही नॉन जीरो डिजिट है, दैट इज 1 2 3 4। और 4 अगर नॉन जीरो डिजिट है तो कंफर्म इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। फर्क नहीं पड़ता कि उसमें डेसिमल पॉइंट है या डेसिमल पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, वो नॉन जीरो है ना तो फिर वो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है ना तो फिर वो सिग्निफिकेंट है। अभी देखो तीसरा, सुनो मेरे तरफ, मैंने कहा, मैंने ऐसा नंबर लिखा 1 2 0 3। 1 2 और 3 तो सिग्निफिकेंट ही है क्योंकि वो नॉन जीरो है। हमें समझना है जीरो के बारे में, और ये जो जीरो है ये ट्रैप जीरो है।
2 और 3 के बीच में आया, नॉन जीरो के बीच में आया, मतलब ये सिग्निफिकेंट है। ओके, इसका मतलब इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितने? 4। आराम से और एक एग्जांपल लेते, यही नंबर को थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बदल देते, 1 2 3 0। अब देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट है, 0 अब टर्मिनल है, लेकिन नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है। नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है। क्या बताया? डेसिमल पॉइंट है तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल पॉइंट नहीं है सिग्निफिकेंट नहीं है। और इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। पांचवा, आराम से ध्यान देना, यही नंबर मैं ऐसा लिखता 1.230। आराम से देखो, अब इसमें क्या कर दिया मैंने, 0 टर्मिनल पे ही है, बट वहां पर डेसिमल पॉइंट है, मतलब अब 0 सिग्निफिकेंट है। तो अब 0 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है। मतलब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4। दैट्स आराम से। और एक देखो, मैंने और एक एग्जांपल लिया, 0 पॉइंट कितना बेटे? 1 2 3। अब ये इनिशियल 0 आ गया, इनिशियल 0 आ गया, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या लिख के दिया रूल में मैंने कि इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, तो 0 सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि वो इनिशियल है। अगर ऐसा है तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने? 3। और एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि 0.0123 ऐसा नंबर है। अब ये दोनों 0 इनिशियल है, नॉन 0 के पहले आ रहे, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। ओके, दैट्स फनी द कंसेप्ट। क्लियर? हाँ, कोई भी नंबर आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने ये कहा कि अपने पास नंबर है 0.0120, ऐसा लिखा मैंने। ओके, अब देखो ये दोनों इनिशियल 0 है, 1 2 सिग्निफिकेंट है, और लास्ट वाला 0 जो है वो टर्मिनल 0 है। एंड टर्मिनल 0 सिग्निफिकेंट होता है अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट है। दिखाई दे रहा है आपको कि नंबर में डेसिमल पॉइंट है। अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो लास्ट वाला 0 भी सिग्निफिकेंट है, मतलब टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। ये कंसेप्ट को समझो आराम से। ओके, अब देखो कुछ यूनिक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि अवोगाड्रो नंबर है मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23। मालूम है सबको अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ऐसा अगर पूछा तो कभी भी ऐसा नंबर आया जिसमें 10 लिखा है, तो 10 वाले नंबर में 10 वाले नंबर में ये जो 10 की वैल्यू है, ये 10⁻23 जो है, इसके तरफ ध्यान नहीं देने का। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के ओनली 6.022 के, किसके? 6.022 के। अब इसमें देखेंगे 6 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, बचा कौन? 0। 0 6 और 2 के बीच में आया, मतलब वो ट्रैप 0 है। नॉन 0 के बीच में आ रहा है, ट्रैप 0 है, मतलब वो सिग्निफिकेंट है, मतलब टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट है कितने? 4। ओके, जैसे मैंने और एक नंबर लिखा, इमेजिन करो मैंने ऐसा लिखा, नंबर ऐसा है 4.800 इंटू 10⁻⁻26, ऐसा नंबर लिखा और कहा इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगेन सिंपल, 10 को देखना नहीं है, मतलब नंबर है 4.800। 48 सिग्निफिकेंट है, 00 2 0 है, बट टर्मिनल है विथ डेसिमल है, टर्मिनल है विथ डेसिमल है, मतलब सिग्निफिकेंट है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कितने? 4। याद रखना ये जो 10 होता है ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर कभी भी 10 के तरफ ध्यान नहीं देना है जब आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्लियर? अब देखो और एक कंसेप्ट जो मैंने लास्ट में आपको यहाँ पर एक लास्ट रूल लिख के दिया था कि जब भी आप किसी नंबर की क्वांटिटी दे रहे हो, क्या दे रहे हो? क्वांटिटी, तब उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है कहा मैंने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ। आराम से ध्यान देना, इसका कंसेप्ट क्या है? जैसे मैंने ये कहा कि किसी आदमी के पास 2 कार है, 2 कार है, मतलब ये कार की क्वांटिटी है कितनी? 2। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसा मैंने रूल में लिख के दिया। बात को समझो,
टू कार है मतलब ये होल नंबर ही होगा। पहला पॉइंट समझो, क्वांटिटी हमेशा होल नंबर होती है। होल नंबर होती है मतलब ऐसा 2 पॉइंट कितना बेटे 0 0 0 0 0 0 0, ऐसा कितने भी जीरो में लिख सकता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं लिख सकता 2.0001 कार है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ किसी आदमी के पास 2 कार है मतलब 2.00001 कार है, ऐसा तो मतलब नहीं होता ना। 2 का मतलब 2 ही होता है, मतलब ये होल नंबर है। कहने का मतलब ये यहाँ पर आप कितने भी जीरो लगा सकते हो। बात को समझो, होल नंबर होने की वजह से आप डेसिमल पॉइंट के बाद चाहे जितने जीरो लगा सकते हो, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो लगा सकते हो। कंसेप्ट समझो, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है, टर्मिनल है, डेसिमल के बाद है, मतलब वो सिग्निफिकेंट है। मतलब ये सब जीरो सिग्निफिकेंट, सब जीरो सिग्निफिकेंट है। सब जीरो अगर सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब इसके अंदर ऐसे तो बहुत सारे जीरो है। सो इट हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो जब भी मैं क्वांटिटी बताऊं, क्या बताओ, क्वांटिटी, ओके, तो इट हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? ओके, अब हम अगला कंसेप्ट देखना चाहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट कैलकुलेशन में कैसा यूज होता है। लेकिन उसके पहले और एक हम छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, वो है राउंड अप रूल। राउंड अप रूल में क्या होता है, किसी भी लार्जर नंबर को हम स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट करते समय जो राइट मोस्ट नंबर है, मतलब सबसे आखिरी वाला जो नंबर है, उसे डिलीट करते हैं, उसको बोलते हैं राउंड अप। लेकिन डिलीट करते समय क्या होता है, लास्ट वाले नंबर को जब हम डिलीट करेंगे तो उसका प्रीवियस नंबर जो है, ओके, मतलब सेकंड लास्ट पोजीशन पे जो नंबर है उसके अंदर कभी कभी हम इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1, तो उसे बोलते हैं राउंड अप। अब वो कब करना है और कब नहीं करना है, इसके एकदम सिंपल 3 रूल है। अब आराम से समझिए, अगर जो राइट मोस्ट डिजिट है जिसे आप रिमूव कर रहे हो वो डिजिट मोर देन 5 है, कैसा है, मोर देन 5, तो सेकंड लास्ट डिजिट में आप 1 की बढ़ोतरी करिए, मतलब उसे 1 से इंक्रीज करिए। समझा? राइट मोस्ट डिजिट जिसे आप रिमूव कर रहे हो, अगर वो मोर देन 5 है तो उसके प्रीवियस वाले को 1 से बढ़ा दो। ओके, अगर राइट मोस्ट डिजिट लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो उसके प्रीवियस डिजिट में कोई भी चेंजेस मत करिए। क्या कहा, जिसे डिलीट कर रहे हो वो मोर देन 5 है, प्रीवियस इज इंक्रीज बाय 1। ओके, जिससे डिलीट कर रहे हो वो लेस देन 5 है, तो प्रीवियस में कुछ भी चेंजेस नहीं। फिर सवाल आता है, सर एग्जैक्ट 5 होगा तो क्या, तो एग्जैक्ट 5 होगा तो क्या करना है, जब लास्ट डिजिट जिसे आप रिमूव कर रहे हो वो अगर 5 है तो उसके पहले वाला डिजिट देखो, ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो उसे 1 से बढ़ाओ, अगर इवन है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फिर से एक बार, मोर देन 5 इंक्रीज बाय 1, लेस देन 5 नो चेंज, एग्जैक्टली 5 देन देखो प्रीवियस वाला ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है 1 से बढ़ाओ, अगर इवन है उधर बढ़ाने की जरूरत नहीं। ओके, 5 आया लास्ट में तो थोड़ी सी गड़बड़ होती है, इसलिए मैं यहां पर बोलूंगा याद रखो ऑड में ऐड करने का। क्या क्या, ऑड में ऐड करने का। लास्ट वाला अगर 5 है तो प्रीवियस ऑड होगा तो 1 ऐड करो, अगर इवन है तो वहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आराम से ध्यान देना। पहला एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 8.1 8.4152674849 ऐसा नंबर है। ओके, और इमेजिन करो इसमें मुझे 4 डिजिट ही देने। अगर हम यहाँ पर भी देख ले तो भी हमें आंसर मिल जाता है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको इतना सब बता रहा हूँ। क्या कहा मैंने, ये देखो 4 डिजिट चाहिए, 5वां नंबर कितना है, 2 है। 2 1 से बढ़ गया तो भी 3 हो जाएगा। 3 को कट करते समय इधर कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 3 इज लेस देन 5। यहाँ पर भी आंसर आ जाता है हमारा, बट आप ओवरऑल नंबर देखिए ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब लास्ट डिजिट कौन है, 9। 9 मोर देन 5 है, तो उसे कट करते समय 4 को 1 से बढ़ाओ, मतलब यहाँ पर 5 कर दो।
अब देखो लास्ट डिजिट 5 आ गया, अब 5 आ गया तो उसके पहले वाला डिजिट देखो, ऑड है कि इवन है, उसके पहले 8 है, 8 इज इवन नंबर, क्या बताया, ऑड में ऐड करने का, इवन में ऐड नहीं करने का। तो जब हम 5 को कट करेंगे तो 8 इवन नंबर है, इवन में ऐड नहीं करते तो एज इट इज 8 रहेगा। अब देखो 8 को कट करो, 8 इज मोर देन 5, तो प्रीवियस वन इंक्रीज बाय 1, मतलब अब 4 का वापस हो गया, कितना रे 5। अब 5 है तो अब देखो सामने कौन है, सामने है 7, तो 7 ऑड नंबर है, अगर 7 ऑड नंबर है तो इसे कट करते समय ये 7 हो जाएगा 8। ऑड को इंक्रीज करना है, इवन को इंक्रीज नहीं करना है। तो 8 को कट करते समय 8 तो मोर देन 5 है, तो डायरेक्ट इंक्रीज करो, इधर हो गया 7। 7 मोर देन 5 है, इसे कट करते समय 2 का कितना हो जाएगा 3, और 3 को कट करते समय प्रीवियस वाले में कुछ भी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं, मतलब मेरा आंसर आ गया 8.415। दैट्स समझा गया आराम से। जैसे मैंने यह कहा और एक एग्जांपल लिया, मेरे पास नंबर है 6.841069 और मैंने कहा कि 2 डिजिट चाहिए मुझे, सिर्फ कितने चाहिए 2, बाकी के सब हटाने के। अब 2 ही क्यों चाहिए, ये कब पता चलेगा, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज देखेंगे इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे यूज करते हैं ये हमें समझना है अगले सेक्शन में। अब देखो 9 मोर देन 5 है तो 2 को 3 कर देंगे, लेकिन 3 तो लेस देन 5 है, डायरेक्ट कट कर देंगे। ओके 6 मोर देन 5 है तो 0 को बढ़ा दो 1 से, मतलब 1 हो गया। 1 लेस देन 5 है, 1 लेस देन 5 है, 4 लेस देन 5 है, मतलब आ गया मेरा आंसर 6.8। कंसेप्शन ये राउंड अप का रूल है कि लास्ट का डिजिट कैंसिल करते समय कब हम प्रीवियस डिजिट को इंक्रीज करें और कब हम प्रीवियस डिजिट को इंक्रीज ना करें। इससे हमें क्या होता है, हेल्प होता है टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आराम से समझते हैं अगला सेक्शन, जहां पर हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यूज कैसे करते हैं इन कैलकुलेशंस। ओके, अब कैलकुलेशन की 4 पार्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, दिमाग में सिर्फ एक सेंटेंस मेरा बिठा लो, और वो सेंटेंस ऐसा है, कोई भी आंसर किसी भी कैलकुलेशन में हम मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लिखते हैं। मतलब जो 2 नंबर का कैलकुलेशन दिया है या 4 नंबर का कैलकुलेशन या जितने भी नंबर्स का कैलकुलेशन है, उन नंबर्स में देखना है किस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए इन आंसर। आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, कितने, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब 4 नंबर है, एक नंबर में 2 सिग्निफिकेंट है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, एक में 2 है, दूसरे और तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हुए 2, तो मेरा आंसर आना चाहिए 2। सिर्फ पॉइंट क्या है, आप कोई भी कैलकुलेशन करो, इसमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली, और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे इन अ होल नंबर, पूरे नंबर में। क्या कहा, आंसर मस्ट बी रिटर्न विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन significant figures count after decimal point only. Okay, and in multiplication and division significant figures count in a whole number, पूरे नंबर के significant figures काउंट करने हैं। चलो हम एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर मैंने रूल लिखे हैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए कि आंसर शुड बी रिटर्न विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन गिवन नंबर्स, दिए हुए नंबर्स। ओके, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंटेड इन अ होल नंबर, पूरे नंबर में काउंट करो, किसमें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। एंड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके, वहां पर आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑफ नंबर।
डेसिमल पॉइंट के बाद ही काउंट करेंगे, पूरे नंबर के अंदर हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ऐसा कहा, मेरे पास एक नंबर है 4.82 प्लस 6.482, ऐसा नंबर है। अब इसका एडिशन करते, इधर आ जाएगा 2, इधर 2 प्लस 8 10 मतलब कैरी 1, इधर आ जाएगा 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 फिर कैरी 1, इधर आ जाएगा 11। कॉमन जैसा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वैसा ही मैं कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर और इसके अंदर दोनों नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे, बट ये एडिशन कर रहे हैं हम, मतलब हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे ओनली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है 8 एंड 2, एंड इसके अंदर 482 मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर में भी देखेंगे 302 मतलब इसके अंदर भी कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन पॉइंट क्या है, अपना आंसर तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ होना चाहिए। मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर्स चेक करने पड़ेंगे, गिवन नंबर, जैसे पहले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मिनिमम तो यहाँ पर 2 है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ अपना आंसर लिखना आना चाहिए। ओके, मतलब इधर तो 3 है तो लास्ट का एक डिजिट कैंसिल करेंगे। अब लास्ट का डिजिट कौन है, 2, राउंड अप रूल अप्लाई होगा। लास्ट का डिजिट अगर 2 है तो 2 कैंसिल करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा 11.30। कितना आ जाएगा, 11.30, क्योंकि 2 कैंसिल किया, 2 तो लेस देन 5 होता है। बस सेम रूल आपको सब्ट्रैक्शन में भी करना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल लेता हूं मैंने कहा एक नंबर है 8.416 और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 से, मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो, हाँ 15 से मल्टीप्लाई करते, 15 6 जा 90, 90 का 0 कैरी 9, 15 1 जा 15 प्लस 9 24 कैरी 2, 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62 कैरी 6, 15 8 जा कितना 120, 120 प्लस 6 कितना हो गया 126। डेसिमल पॉइंट देना है, इसमें 3 है इसमें 1 है, मतलब 4 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट, मतलब अपना आंसर आया 12.6240। अब आराम से समझो, कंसेप्ट समझो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी मैंने कहा है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के साथ ही अपना आंसर आना चाहिए। सिर्फ कंसेप्ट ये है समझने की कोशिश करो। हम यहाँ पर होल नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे ये जो पहले वाला नंबर है इसमें देखो सब नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। वही दूसरे वाले में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। वही लास्ट वन अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर टोटल, अब काउंट करके देखिए, टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब हमें क्या करना है, लास्ट वाले 4 डिजिट्स हटाने हैं ताकि हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यू मिल जाए विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, जैसे देखो ये लास्ट वाला 0 है, डायरेक्ट कट करेंगे, लेस देन 5, 4 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, अभी भी 3 डिजिट बचे। ये लास्ट वाला 6 हटाना है मुझे, बट 6 इज मोर देन 5। अगर ये मोर देन 5 है तो इसे हटाते समय प्रीवियस डिजिट को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। 2 को 1 से बढ़ाया तो हो जाएगा 3, मतलब मेरा आंसर हो गया कितना, 13। ओके, दैट्स वन इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस हिसाब से अपना अनसर्टेनिटी के पॉइंट में पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो समझते हैं आप कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। नोटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी नंबर को हम साइंटिफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। देखो मेरे तरफ ध्यान देना, इसको जनरली ऐसा बताते हैं n इंटू 10 टू द पावर, क्या रे बेटे, n। ओके, n इंटू 10 टू द पावर n,
मतलब इतना तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर को 10 टू द पावर में हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। आराम से समझना। जैसे ये जो यन है, कैपिटल यन है, कैपिटल यन 1.00 से शुरू होके 9.999 तक जाता है, ये दिमाग में रखो। ओके, एट द सेम टाइम ये जो 10 का पावर है, मतलब स्मॉल एन है, ये जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ओके, अब आराम से समझिए। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, होप सो यू अंडरस्टैंड। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है कि जैसे एक नंबर लिखा मैंने 844.6। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में देना है। साइंटिफिक नोटेशन में कैपिटल एन मतलब आप क्या समझे कि एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए यहाँ पर 8.446। कितना? 8.446। लेकिन ऐसा अगर किया तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दिया आपने, पीछे ले लिया। कितने डिजिट से? 2 डिजिट से। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप इंडिकेट करेंगे 10 टू द पावर 2 से। मतलब 844.6 का साइंटिफिक नोटेशन क्या हुआ? 8.446 इंटू 10 टू द पावर 2। समझे क्या? देखो, जैसे और एक नंबर है, मैंने कहा कि मेरे पास नंबर है 0.0821, 0.0821। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? अब यहाँ पर हमें पॉइंट देना पड़ेगा। क्या बेटे? 8.21। मतलब डेसिमल पॉइंट अब आगे गया, डेसिमल पॉइंट आगे गया तो पावर आ जाएगा 10 टू द पावर -2। कंसेप्ट समझो। डेसिमल पॉइंट को अगर पीछे लेते हैं तो पावर इंक्रीज होता है, डेसिमल पॉइंट को अगर हम आगे लेते हैं, टुवर्ड द राइट साइड लेते हैं, तो पावर जो है वो डिक्रीज होता है, माइनस में लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट पीछे आया था तो 10 टू द पावर 2, ये 2 डिजिट आगे गया तो 10 टू द पावर -2। और एक समझते हैं। समझो, मैंने ऐसा कहा कि एक नंबर है मेरे पास, क्या? 68492। डेसिमल पॉइंट ही नहीं है। अब डेसिमल पॉइंट नहीं है तो डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, 6.8492। ऐसा अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर। देखो, 2 के बाद डेसिमल पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, शिफ्ट हो रहा है 1 2 3 4, 4 डिजिट से, मतलब ये आ जाएगा 10 टू द पावर 4। कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 4। ओके, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर का। जैसे और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं हम। जैसे मैंने कहा एक नंबर है 8.314। अब देखो आराम से, ये एडिशनल एग्जांपल क्यों ले रहा हूं मैं, समझ में आ जाएगा। अब इसमें तो ऑलरेडी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मतलब इधर क्या है? 8.314 है, और 8.314 है तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट ही नहीं हुआ ना, तो इधर आप आएगा 10 टू द पावर 0। जीरो का एग्जांपल नहीं लाया था, इसलिए मैंने एक एडिशनल एग्जांपल और एक लिया कि हम साइंटिफिकली इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हो? 8.314 है तो इधर भी 8.314 ही है, मतलब डेसिमल शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो 10 टू द पावर कितना लिखा बेटे हमने? 0 लिखा। ये हमें समझना है कंसेप्ट के अंदर। क्लियर? ये है साइंटिफिक नोटेशन। हाँ, ये भी सुना होगा या आगे कैलकुलेशन में यूज होता है कि हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज कैसे करें इन कैलकुलेशन। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में पावर्स का एडिशन होता है। ओके, एंड इन डिवीजन पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? पावर का सब्ट्रैक्शन। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, इधर ध्यान देना। जैसे मैंने कहा कि पहला नंबर है 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 4। अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो नंबर का, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 ऐसा है, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6। और इंटू 10 टू द पावर के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस पावर का एडिशन करेंगे, 3 + 4 मतलब ये हो जाएगा 7। मतलब
मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना आया 6 इंटू 10⁻7। बात को समझो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या हुआ एडिशन। अगर समझो इन्हीं दो नंबर का अगर डिवाइडेशन होता, क्या होता डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं डिवाइडेशन होता, तो 3 इंटू 10⁻4 2/3। अब 2 डिवाइड बाई 3 है, 2 डिवाइड बाई 3 है मतलब 3 से इसको डिवाइड कर दो पहले, कितना आ जाएगा 0.2 का 20 हो जाएगा, 3 6 18 बचेगा 2, फिर 2 का 20, 6 6 6 आ रहा है, राउंड अप कर देते हैं 7। ओके, अब पावर देखो इंटू 10⁻, इसका 3 है इसका 4 है, तो 3 माइनस 4 मतलब यहां पर आ जाएगा पावर -1। ओके, आप करेक्टली इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 6.667 इंटू 10⁻, कितना बेटे -2। डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे ले लिया मैंने, मतलब यहाँ पर पावर आ गया -1 था और एक -1 आ गया, मतलब अब हो गया वो -2। दैट्स वन इज द कंसेप्ट। ओके, हाँ ऐसा ही अगर ये दोनों नंबर आप ऐड कर रहे हो, मतलब समझ के चलते हैं, ऐसा सेम नंबर मैं यूज कर रहा हूँ 2 इंटू 10⁻3 प्लस 3 इंटू 10⁻4। जब आप कोई नंबर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तब आपको पावर के साथ कुछ भी नहीं करना है, पावर को कॉमन लेना होता है। क्या लेते हैं पावर को कॉमन, मतलब इक्वल करके कॉमन लेते हैं। जैसे समझो इस नंबर को मैंने ऐसा लिखा 2 इंटू 10⁻3 है, अभी 10⁻4 है बट इसको 3 ही लिखना है मुझे। कैसा लिखना है 3, तो मैं ऐसा कर दूंगा 30 इंटू 10⁻, कितना 3। मतलब अब यहाँ पर 10⁻3 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। ऐसा अगर किया मैंने तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 30, कितना आ जाएगा 2 + 30 इंटू 10⁻, कितना बेटे 3। अब 2 + 30 मतलब ये कितना होगा 32 इंटू 10⁻, कितना 3। यू कैन राइट 3.2 इंटू 10⁻, कितना बेटे यहाँ पर लिख सकते हो 4। सिमिलर वन कंसेप्ट आप सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हो। क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम पावर को कुछ भी नहीं करते, पावर को कॉमन लेते हैं। पहले इक्वल करेंगे, फिर उसको कॉमन ले लेंगे और फिर बाकी का रेगुलर कैलकुलेशन। ओके, इस हिसाब से और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नथिंग बट द डायमेंशनल एनालिसिस। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये होता है, इसके अंदर हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट करते फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। ओके, इसको यूनिट लेवल मेथड भी बोलते हैं। क्या, यूनिट लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड भी कहा जाता है। ओके, जिसके अंदर हम कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्जन। आराम से समझो, मैं ऐसा समझा रहा हूँ, समझो मैंने ऐसा यहाँ पर कहा कि पहला एग्जाम्पल कि 2 kg का कितना मिलीग्राम होगा, कितना मिलीग्राम होगा। ओके, आराम से समझिए। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, हमें ये देखना होता है किलोग्राम से छोटा यूनिट कौन है। किलोग्राम से छोटा यूनिट मिलीग्राम है क्या, तो नहीं। किलोग्राम से छोटा यूनिट है कौन, ग्राम, और ग्राम से भी छोटा यूनिट है कौन, मिलीग्राम। मतलब मुझे पहले किलोग्राम का ग्राम करना पड़ेगा, फिर ग्राम का मिलीग्राम करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में भी आपको अगर याद होगा तो वहाँ पर हमने कन्वर्जन बताया था थोड़ा सा कि 1 kg इज इक्वल टू कितना बेटे 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या 1000 क्या रे बेटे मिलीग्राम। बात को समझो, अब ये कन्वर्जन हम इधर यूज करने वाले। देयरफॉर 2 किलोग्राम का मिलीग्राम करना है। अभी देखो इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, किलोग्राम को पहले ग्राम में करो। देखो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, मतलब किलोग्राम का पहले ग्राम करते समय क्या करना पड़ेगा 1000 ग्राम डिवाइड बाय क्या रे बेटे 1 किलोग्राम। ये कन्वर्जन फैक्टर समझो, इधर केजी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 1000 ग्राम मतलब आ गया किसमें, ग्राम में। दूसरा और एक कन्वर्जन फैक्टर कि 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम,
तो वापस हम ऐसा लिखेंगे 1000 मिलीग्राम अपॉन क्या रे बेटे ग्राम। बात को समझो, ये दोनों वैल्यू इक्वल है ना, दो इक्वल वैल्यू का डिवाइडेशन 1 आता है, उस हिसाब से हम इसे कंसिडर करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर ये ग्राम ग्राम कट कर सकते हो, तो ये बचा मिलीग्राम। अब 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, 1000 मतलब अगेन 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मतलब 10 टू द पावर 6। तो अपना आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या रे बेटे मिलीग्राम। बात को समझिए, ये कंसेप्ट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा मेथड दिया है इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि किलोग्राम का मिलीग्राम कैसा होता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किलोग्राम का ग्राम 10 टू द पावर 3 होता है, ओके, और ग्राम का मिलीग्राम वापस 10 टू द पावर 3 होता है, मतलब किलोग्राम का मिलीग्राम 10 टू द पावर 6 होता है, वही यहाँ पर आ रहा है। समझ रहे हो? अब यही और एक एग्जांपल समझते हैं। समझो मैंने कहा कि 5 मिलीग्राम है और इसको मुझे अब उल्टा कन्वर्जन करना है, मतलब किलोग्राम में, तो ये सब उल्टा हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे किलोग्राम का मिलीग्राम 10 टू द पावर 6 होता है, वैसा मिलीग्राम का अगर किलोग्राम करते हैं तो 10 टू द पावर -6 होगा। मतलब अपना आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6। ऐसा डायमेंशनल एनालिसिस एक बेस्ट मेथड है फॉर द यूनिट कन्वर्जन। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में वैल्यू को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस बताता है। ओके, तो इस हिसाब से इस चैप्टर का ये 4th लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के लिए आपके सामने स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।